हेलो एवरीवन, वेलकम टू पॉल ब्रदर्स। अरुणाचल प्रदेश में तवांग सेक्टर में भारत और चाइना के सैनिकों के बीच झड़प हुई, जिसके बाद भारत के रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह ने अपने बयान में बताया कि भारत के किसी भी सैनिक को गंभीर चोट नहीं लगी और न ही किसी सैनिक की डेथ हुई है। ये झड़प 9 दिसंबर को हुई थी, जिसके बाद एक वीडियो तेजी से वायरल हुआ जो कि आप देख सकते हैं। हालांकि ये वीडियो अरुणाचल प्रदेश के तवांग में हुई हिंसा की वीडियो नहीं है और ये वीडियो 1 साल पुरानी है। इससे पहले जून 2020 में पूर्वी लद्दाख के गलवान में भी भारत और चाइना के सैनिकों के बीच हाथापाई हो चुकी है, जिसमें भारतीय सेना के 20 जवान मारे गए थे तो वहीं चाइना के 40 से 45 सैनिक मारे गए थे। लेकिन क्यों आखिर भारत और चाइना के जवान के बीच ऐसी हिंसा होती है और चाइना का ऐसा करने के पीछे क्या रीजन है, जानते हैं आज के इस वीडियो में। अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन को प्रेस कर दो ताकि ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो आप तक पहुंच सके। अरुणाचल प्रदेश के तवांग में जो भारतीय सैनिक की झड़प चाइना से हुई, कहीं ना कहीं उसके पीछे सबसे बड़ा रीजन है कि दोनों देश के बीच में एक्चुअल बॉर्डर का क्लियर ना होना, क्योंकि अरुणाचल प्रदेश को चाइना हमेशा अपना हिस्सा बताता आया है, जबकि चाइना ने भारत के अक्साई चीन के 38,000 वर्ग किलोमीटर के एरिया को इलीगल तरीके से कब्जा किया हुआ है। इसके अलावा चाइना के प्रेसिडेंट जब तिब्बत गए थे और भारत की सीमा से सिर्फ 15 किलोमीटर दूर पर स्थित पीपल लिबरेशन आर्मी के बेस में एक रात रुके हुए थे तो भारत ने इसके विरोध में कुछ नहीं कहा। लेकिन वहीं जब भारत के प्रधानमंत्री और रक्षा मंत्री अरुणाचल प्रदेश के दौरे पर गए थे तो चाइना ने इसका विरोध किया था। बात करें अगर भारत और चाइना के बॉर्डर की, तो दोनों देश के बीच 3500 किलोमीटर की लंबी सीमा रेखा है। लेकिन इतनी लंबी सीमा रेखा होने के बाद भी ज्यादातर एरिया में ऑफिशियल बॉर्डर नहीं है और अगर इसके पीछे के रीजन को देखा जाए तो उसके लिए इतिहास में जाना होगा। दरअसल 1912 तक तिब्बत और भारत के बीच में कोई भी क्लियर बॉर्डर नहीं खींचा गया था। इस एरिया में ना तो मुगल और न ही ब्रिटिश का कंट्रोल था। भारत और तिब्बत के लोग भी एक्चुअल सीमा रेखा को लेकर श्योर नहीं थे, जिसके बाद 1914 में शिमला में तिब्बत, चीन और ब्रिटिश इंडिया के प्रतिनिधियों की बैठक हुई और एक्चुअल सीमा को डिसाइड किया गया, जिसके बाद मैकमोहन रेखा को इंटरनेशनल बॉर्डर माना गया, जिसमें तिब्बत को इंडिपेंडेंट कंट्री बताया गया। लेकिन चीन ने तब भी तिब्बत को इंडिपेंडेंट देश मानने से इनकार कर दिया। उसके बाद 1949 में माओ जेडोंग ने पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना का गठन किया और 1 अप्रैल 1950 को भारत ने इसे मान लिया और डिप्लोमेटिक रिलेशनशिप एस्टेब्लिश किए। लेकिन फिर 1950 में चाइना ने तिब्बत पर हमला करना शुरू कर दिया और उसे अपने कंट्रोल में ले लिया। तिब्बत पर चीनी हमले ने पूरे जियोपॉलिटिक्स को बदल दिया, जिसके बाद फिर 1954 में भारत के पहले प्रधानमंत्री के द्वारा एक समझौते के तहत तिब्बत को चीन का हिस्सा मान लिया, जो डिसीजन भारत के लिए गलत साबित हुआ, क्योंकि उसके बाद 1957 में चाइना ने अक्साई चीन के वेस्ट में 179 किलोमीटर की लंबी सड़क बनाई, जिसके बाद बॉर्डर पर दोनों देश के सैनिकों के बीच पहली बार हिंसा 25 अगस्त 1959 को हुई। जिसके बाद फिर 21 अक्टूबर 1959 को लद्दाख में गोलीबारी हुई, जिसके बाद फाइनली 1962 में वॉर के चलते चाइना के द्वारा अक्साई चीन के हिस्से पर कब्जा कर लिया गया। पर इन सब के बाद भी इंटरनेशनल बॉर्डर डिसाइड नहीं हो सका, क्योंकि शिमला समझौते के मैकमोहन लाइन को तोड़कर चाइना ने तिब्बत पर कब्जा कर लिया, जिसके बाद भारत के लद्दाख से लेकर अरुणाचल प्रदेश तक चाइना इसे तिब्बत का हिस्सा बताकर कब्जा करना चाहता है, जिस वजह से 1962 के वॉर के बाद भी चाइना भारत के पोस्ट पर अपनी आर्मी को भेजकर बॉर्डर की शांति को भंग करता रहता है। इसके अलावा कोविड-19 पेंडेमिक के बाद पूरी दुनिया भर में चाइना की इमेज डैमेज हुई, जिस वजह से बड़ी बड़ी कंपनीज ने अपनी मैन्युफैक्चरिंग प्लांट को चाइना से शिफ्ट करना शुरू कर दिया और भारत, वियतनाम, बांग्लादेश जैसी कंट्री में अपने मैन्युफैक्चरिंग प्लांट को सेटअप करने लगे। और इसके साथ ही भारत की जीडीपी इस समय सबसे तेजी से बढ़ने वाली इकोनॉमी है, जिसके चलते चाइना जानता है कि भारत की इकोनॉमी जितनी मजबूत होगी उतनी चाइना की इकोनॉमी को नुकसान होगा, जिस वजह से भी चाइना के द्वारा बॉर्डर पर ऐसी टेंशन वाली सिचुएशन क्रिएट की जाती है, जिससे भारत का ध्यान इकोनॉमी से ज्यादा बॉर्डर पर रहे और भारत की जीडीपी ग्रोथ को स्लो किया जा सके। साथ ही जिस भी देश में वॉर होने की पॉसिबिलिटी होती है, उन देशों में कोई भी कंपनी बिजनेस करने के लिए इन्वेस्टमेंट नहीं करती। अब इसका डायरेक्ट फायदा चाइना को मिलेगा, क्योंकि वहाँ ऑलरेडी कंपनी के मैन्युफैक्चरिंग सेटअप है और कंपनीज भारत को चूज ना करके चाइना से ही अपने बिजनेस को ऑपरेट कर सकते हैं। इसके अलावा इस टाइम पर चाइना की जीरो कोविड पॉलिसी बुरी तरीके से फेल हुई है और चाइना के लोग सड़क पर आकर अपने प्रेसिडेंट का विरोध कर रहे हैं और ऐसे में चाइना के लिए भी जरूरी है कि चाइना की जनता को डिस्ट्रैक्ट किया जा सके ताकि सरकार के ऊपर प्रेशर ना बने। और ऐसे में अगर कोई भी देश के बॉर्डर पर किसी भी तरह का कॉन्फ्लिक्ट होता है तो देश के लोगों का ध्यान बॉर्डर पर हुए कॉन्फ्लिक्ट पर शिफ्ट हो जाता है और कहीं ना कहीं चाइना के आर्मी का भारत के एरिया में जबरदस्ती आना, इसके पीछे चाइना के सरकार का आदेश हो सकता है।
सकता है, वरना ऐसा नहीं हो सकता कि चाइना की आर्मी को अपने एरिया की पहचान ना हो। लेकिन बार बार बॉर्डर पर इंडिया और चाइना के आर्मी के बीच ऐसी हिंसा होने का क्या परिणाम हो सकता है। अब भले ही दोनों देश के सैनिकों के बीच हिंसा हुई है, लेकिन दोनों देश की तरफ से सैनिकों के द्वारा 1993 और 1996 के पीस एग्रीमेंट को तोड़ा नहीं गया। अगर आपको पीस एग्रीमेंट के बारे में नहीं पता तो आप ये वाली वीडियो जाकर देख सकते हैं। इसमें मैंने पीस एग्रीमेंट को डिटेल में एक्सप्लेन किया हुआ है। इसके अलावा इस झड़प में दोनों देश की आर्मी के द्वारा गन या किसी और भी तरह के हथियार का इस्तेमाल हिंसा के दौरान नहीं किया गया, जिसके चलते कहीं न कहीं ये हिंसा किसी बड़े लड़ाई की शक्ल नहीं लेते। लेकिन ऐसी हिंसा के दौरान अगर ये पीस एग्रीमेंट को तोड़ा जाता या बुलेट फायर या किसी और तरह के हथियार का इस्तेमाल किया जाता तो कहीं न कहीं ये हिंसा वॉर में बदल सकती है। और अगर ऐसा होता है तो न सिर्फ इंडिया और चाइना को इस वॉर का नुकसान होगा, बल्कि पूरी दुनिया पर इसका असर रशिया यूक्रेन वॉर से भी अधिक होगा। अगर बात करें कि आखिर कैसे इस तरह के हिंसा को भारत होने से रोक सकता है, अब क्योंकि हिंसा के पीछे बार बार चाइना के द्वारा लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल को ब्रेक करके भारत के कंट्रोल एरिया में आने की कोशिश की जाती है, जिस वजह से भारत के लिए ऐसी हिंसा को रोकना मुश्किल है। अगर दोनों देश के लीडर इस पर बैठकर मीटिंग करें और बातों के जरिए ऐसी होने वाली हिंसा को रोकने के लिए कदम लेते हैं तो फिर इस तरह के हिंसा को रोका जा सकता है। लेकिन कहीं ना कहीं चाइना का बार बार लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल को ब्रेक करना इसी बात की तरफ इशारा करता है कि चाइना जानबूझकर ऐसा करता है। इसके अलावा भारत को धीरे धीरे चाइना पर अपनी डिपेंडेंसी को खत्म करना होगा और साथ ही अपनी इकोनॉमी को और ज्यादा मजबूत करना होगा, क्योंकि जितनी ज्यादा भारत की इकोनॉमी बूस्ट होगी उतना ही इंडिया के चाइना पर डिपेंडेंसी कम होगी, जिसके चलते भारत पर होने वाली ऐसी हिंसा पर भारत और भी कड़े कदम उठा सकेगा। आपको क्या लगता है, चाइना के आर्मी का बार बार भारत के कोस्टल एरिया में आने का क्या रीजन है? मुझे कमेंट में बताओ। वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो वीडियो को लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब करो। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में।